हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के इस प्रोजेक्ट से थर्राया चीन छीनने वाला है तमगा। ताकत देख दुनिया भी नतमस्तक हुई। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है ये सबसे बड़ी खबर और कौन सा ये प्रोजेक्ट है जिससे थरथरा उठा है चीन। सारी जानकारी बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां ब्रिक्स NSA मीटिंग में शामिल हुए अजीत डोभाल, चीन के चाणक्य और भारत के जेम्स बॉन्ड आमने सामने। बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे भाजपा नेता की गाड़ी में मिले कारतूस, प्रशासन में मच गया हड़कंप। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या बढ़ाई जाएगी 2000 रुपए के नोट के बदलने की डेडलाइन। वित्त मंत्रालय ने दिया है इस पर जवाब। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के इस प्रोजेक्ट से थर्राया चीन छीनने वाला है तमगा। ताकत देख दुनिया भी हुई नतमस्तक। बता दें भारत में पिछले 9 साल में सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में अभूतपूर्व तरक्की हुई है, लेकिन अब भारत ने जो कारनामा किया है उसे देखना सिर्फ चीन में हलचल मच गई बल्कि दुनिया भी खूब तारीफ कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बन रही दुनिया की सबसे चौड़ी जुड़वा सुरंग की। अब तक सबसे चौड़ी सुरंग का तमगा चीन के नाम था, लेकिन परियोजना के पूरे होने के बाद ये भारत के सिर आ जाएगा। दरअसल मिसिंग लिंक के तहत मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जुड़वा टनल बनाने का काम चल रहा है। जहां इस सुरंग को बनाया जा रहा है वो जगह वेस्टर्न घाट में आती है, जहां के रास्ते बेहद घुमावदार हैं। जब रास्ते घुमावदार होते हैं तो अक्सर सुरंगों की चौड़ाई घट जाती है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को भी बौना साबित कर दिया है। उन्होंने घुमावदार सड़क पर दुनिया की सबसे चौड़ी टनल बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन में दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग है, जिसकी चौड़ाई 13.7 मीटर है। शंघाई शहर को चेंगजिंग द्वीप से जोड़ने वाली इस टनल की लंबाई 16.5 किलोमीटर है और ये यांगजी नदी के नीचे बनी हुई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बनने वाली सुरंग का काम पूरा होते ही ये खिताब भारत के नाम हो जाएगा। खंडाला टनल की चौड़ाई करीब 23 मीटर से भी ज्यादा है, 8 किलोमीटर लंबी। इन दोनों टनल में 4 लेने होंगी। फिलहाल 70% काम पूरा हो चुका और इसको बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों भारत जब इस खिताब को अपने नाम कर लेगा तो वास्तव में चाइना में आग लगनी तो लाजमी ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जो इस खबर को देख रहे हैं, कितने लोग मानते हैं कि नितिन गडकरी जी ने वास्तव में भारत में एक नंबर काम किया है दोस्तों, और पूरे भारत को आज सड़कों की नसें बिछाकर रख दी है दोस्तों, और भारत को संपन्न देश बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो कमेंट में थैंक यू गडकरी जी जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ब्रिक्स NSA मीटिंग में शामिल हुए अजीत डोभाल, चीन के चाणक्य और भारत के जेम्स बॉन्ड आमने सामने। बता दे ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सोमवार से बुधवार तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाली 13वीं मीटिंग में मिले हैं। ये मीटिंग जोहान्सबर्ग में हो रही है। मीटिंग के दौरान NSA कई जियोपॉलिटिकल खतरों के बीच ग्रुप के लिए सुरक्षा सहयोग तंत्र का पता लगाएंगे। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ मीटिंग से अलग वरिष्ठ चीनी राजनयिक यांग जीएची से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा डोभाल अपने चीनी समकक्ष वांग ई से भी मिल सकते हैं। पश्चिमी देशों की भी इस पर नजर रहेगी, क्योंकि ये मीटिंग रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हो रही है। डोभाल और वांग की आखिरी मुलाकात मार्च 2022 में दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने के लिए वांग ने 3 सूत्रीय एजेंडा का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत कहा गया था कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकालिक दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ जयशंकर जी और डोभाल ने भारत चीन सीमा पर LAC से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि डोभाल मीटिंग से अलग अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मिल सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही दोनों ने रशिया में हुए असफल विद्रोह को लेकर बातचीत की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि AI से किस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं भारत के जेम्स बॉन्ड डोभाल जी, सबको कर दिया इस मीटिंग से अलर्ट। बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही तबाह करने वाली तकनीकों को लेकर चिंता जताई है। डोभाल साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स के मित्र देशों की बैठक में साफ साफ कहा कि विध्वंसकारी
सारी तकनीकों के साथ एआई भविष्य में साइबर खतरों की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देंगे। डोभाल ने साइबर सिक्योरिटी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां मणिपुर वायरल वीडियो मामले में 7वां आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी हुआ शामिल। बता दें, मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो के मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इससे पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बताया है कि इन 7 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। इससे पहले 4 आरोपियों को कोर्ट ने 11 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से मणिपुर से यह खबर आई दोस्तों, उसने पूरे देश को नहीं पूरे दुनिया को दहला कर रख दिया, उनके दिल को सहमा कर रख दिया। दोस्तों वास्तव में अगर आप भी मानते हैं कि इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरे दुनिया में ये मैसेज जाए और कोई ऐसा करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए इन आरोपियों को, कमेंट में लिखकर सुझाव जरूर दीजिएगा भारत सरकार को। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ड्रग्स के बढ़ते मामलों का जिक्र करके जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने पाकिस्तान पर सादा सीधा निशाना कह दी। ये बात बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ ड्रग्स के मामले भी सामने आते रहते हैं। इसको लेकर राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अधिकांश हिस्सों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सफाई के बाद पुलिस अब दूसरी तरह के आतंक से लड़ रही है, जो कश्मीर में नशीले पदार्थों को और बंदूकों का मिश्रण है। दरअसल डीजीपी दिलबाग सिंह पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट के 19वें चैप्टर के उद्घाटन के लिए गए हुए थे, जहां पर वो पाकिस्तान पर खूब बरसे, जमकर बरसे और पाकिस्तान स्थित नार्को आतंकवादी सिंडिकेट पर आरोप लगाते हुए कहा कि गन कल्चर आने के बाद जम्मू कश्मीर में विनाश शुरू हुआ। पाकिस्तान अब कश्मीर के युवाओं को बर्बाद करने के लिए दूसरे उपहार के रूप में ड्रग्स भेज रहा है, जिससे न केवल नार्को आतंकवादी मामलों में वृद्धि देखी गई है बल्कि स्थानीय खपत में भी वृद्धि हुई है। दिलबाग सिंह ने यह दावा किया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस युवाओं का न केवल नशे से दूर करने के लिए बल्कि खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हर संभव संसाधनों का उपयोग कर रही है। दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस युवाओं को न केवल नशे से दूर करने के लिए बल्कि खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हर संभव संसाधनों का उपयोग कर रही है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां चीन के विदेश मंत्री किन गैंग अचानक कहां गायब हुए। दोस्तों हुआ सबसे बड़ा खुलासा, अब आपको बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे चैनल पर। दरअसल चीन के विदेश मंत्री किन गैंग को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार किन गैंग के लापता होने की वजह एक महिला पत्रकार के साथ विवाहेतर संबंध बनाए जा रहे हैं। बता दें कि चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग काफी समय से लापता हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से आखिरी बार 25 जून को रशिया के विदेश मामलों के उप मंत्री रुडेंको आंद्रे यूरेविच के साथ एक बैठक में देखा गया था। तब से लेकर अब तक किन गैंग नजर नहीं आए हैं। हालांकि चीन ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण वो लापता है। हांगकांग की एक अखबार ने खबर दी थी कि किन गैंग कोविड संक्रमित हो गए हैं। किन गैंग को लेकर इस बीच बड़ी खबरें सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि किन गैंग का हांगकांग स्थित फिनिक्स टीवी के प्रसिद्ध रिपोर्टर फू शिया ओटियन के साथ विवाहेतर संबंध होने के कारण लापता है। हाल ही में किन गैंग और महिला रिपोर्टर की वीडियो और तस्वीरें ट्विटर पर जमकर वायरल हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां क्या पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे वित्त मंत्री इशाक डार, बन सकते हैं देश के अंतरिम प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN पार्टी ने अगले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री इशाक डार का नाम प्रस्तावित किया है, प्रपोज्ड किया है। PMLN सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्तावित किया गया है कि चुनावी कानून में संशोधन के बाद डार को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। PMLN के प्रस्ताव का उद्देश्य प्रमुख आर्थिक सुधार निर्णय लेने के मद्देनजर कार्यवाहक सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करना और आम चुनाव के बाद अगली सरकार के कार्यभार संभालने तक प्रबंधन की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। हाल ही में एक इंटरव्यू में डार ने कहा था कि कार्यवाहक सरकार की महत्वपूर्ण 3 महीने की अवधि को ऐसे सेटअप को नहीं सौंपा जाना चाहिए जो रोजमर्रा के मामलों से निपटता हो। यह महत्वपूर्ण है कि देश की 3 महीने की संक्रमण अवधि को केवल रोजमर्रा के मामलों पर खर्च न होने दिया जाए। इस तरह के दृष्टिकोण ने अतीत की अक्षमताओं को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि सुचारू और उत्पादक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान की डूबती
अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे वित्त मंत्री इशाक डार। क्या इतना आसान है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि एक ही सबसे बड़ी वजह है कि आतंकवाद को पूर्ण रूप से पाकिस्तान अगर खत्म कर दे तो ऑटोमेटिकली ही उसके तबीयत सुधर जाएगी, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे पाकिस्तान को बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां मेघालय मुख्यमंत्री के ऑफिस पर भीड़ का बड़ा हमला, 5 सुरक्षा कर्मी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बता दें, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के कार्यालय पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। सीएम संगमा सुरक्षित हैं, वो अभी भी तुरा में स्थित अपने कार्यालय के अंदर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोगों ने उनकी ऑफिस को घेर लिया है। दरअसल गारो हिल्स स्थित सिविल सोसाइटी ग्रुप तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहा है, इसे लेकर लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री तुरा स्थित सीएमओ यानी सीएम के ऑफिस में 3 घंटे से अधिक समय तक आंदोलनकारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान अचानक हजारों की भीड़ सीएमओ के पास आई और पथराव करने लगी। सीएमओ तुरा की खिड़कियों पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस पूरे घटनाक्रम और हंगामे में 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी महिला को भारत में आखिर कैसे मिल गई थी एंट्री। सीमा हैदर को लेकर बहुत बड़ा और नया खुलासा हुआ है। सचिन के फुफेरे भाई से भी पूछताछ हुई। बता दे, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर चल रही जांच में लगातार नए नए मामले और नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब सचिन मीणा के फुफेरे भाई पर सीमा हैदर के आधार कार्ड में हेरफेर करने का खुलासा हुआ है। इससे पहले रविवार को बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र से एटीएस ने जन सेवा केंद्र चलाने वाले 2 भाइयों को पूछताछ के लिए उठाने की चर्चा भी फैली थी। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। सोमवार को अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंगाबास निवासी संतोष ने खुद को सचिन मीणा का फूफा बताते हुए बताया कि रविवार को नोएडा से जांच टीम सचिन मीणा को अपने साथ लेकर आई थी और अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाने वाले 2 सगे भाइयों को अपने साथ ले गई। सचिन मीणा की बुआ कमलेश ने भी पुलिस टीम के आने 2 युवकों को अपने साथ ले जाने की पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीमा हैदर की भारत में एंट्री के लिए इसी जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा उसके आधार कार्ड में हेराफेरी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जापान का अब तक का सबसे बड़ा दावा, जी हाँ, कहा कि उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसका दावा जापान की ओर से किया गया है। जापान के पीएम कार्यालय ने ट्वीट किया कि उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इसके अलावा राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने मंगलवार को अपनी सेना के हवाले से खबर दी है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के पास समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते 2 बार मिसाइल लॉन्च की थी, एक बीते शनिवार और एक बीते बुधवार को। पिछले हफ्ते बुधवार को मिसाइल लॉन्च पर जापान ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने तट के पूर्व की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। इसके बाद जापान ने विरोध दर्ज कराया था। जापान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों फिर एक बार जापान ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तिब्बत को लेकर दलाई लामा पर डोरे डाल रहा है चाइना, नई वार्ता को हुआ तैयार। बता दे, चीन इन दिनों तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा पर डोरे डालने में लगा हुआ है। दलाई लामा के अनुसार करीब 1 हफ्ते पहले बताया कि चीनी नेताओं ने उनसे संपर्क किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कब हुआ और उनकी चीन से क्या बातचीत हुई। दलाई लामा ने कहा कि वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। चाइना में एथनिक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बेरी शॉर्टमैन के अनुसार दलाई लामा अपनी उम्र की वजह से अब अलग अलग देशों की यात्राएं नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए ही बातचीत करना जरूरी हो गया है। तिब्बती सरकार के लिए दलाई लामा उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाते हैं। वहीं बीजिंग के लिए यह सही वक्त है, क्योंकि अभी दूसरे वैश्विक मुद्दों के चलते ज्यादातर देशों का ध्यान तिब्बत से हट चुका है। तिब्बत काफी समय से पश्चिमी देशों के एजेंडे में नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन जानता है कि पश्चिमी देश तिब्बत के लिए जो कर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण दलाई लामा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक दलाई लामा ने भारत में रहकर तिब्बत की एक सरकार बनाई थी। इसे तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी TGIE कहा जाता है। हाल ही में इस सरकार में मंत्री नारजिन डोलमा जापान की यात्रा पर गई थी। वहां उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि चाइना अनौपचारिक तौर पर बैकडोर से दलाई लामा से बातचीत कर रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। दलाई लामा अपने रहते हुए तिब्बत की समस्या का जो भी समाधान निकालेंगे उस पर हम सभी लोग सहमत होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दलाई लामा को पूरे तरीके से मनाने की कोशिश
पीछ में लगा हुआ है चाइना। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या दलाई लामा जैसे धर्मगुरु को चाइना मना पाएगा? दोस्तों क्या अपने जाल में फंसा पाएगा चाइना? अगर आप भी कहते हैं बिल्कुल नहीं, तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और इस वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जितना ज्यादा आज हो सके लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल की पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना में और अधिक निवेश को राजी हुआ अपना भारत। बता दें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत नेपाल के साथ पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना में और अधिक निवेश करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। ये एक ऐसा कदम है जो मेगा द्विपक्षीय परियोजना के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नई दिल्ली में आयोजित विशेषज्ञों की टीम की चौथी बैठक के दौरान भारत परियोजना के विकास में अतिरिक्त धनराशि देने पर सहमत हुआ। भारत को परियोजना के विकास से विशेष रूप से सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्रों में अधिक लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो फिर रचेगा इतिहास, एक साथ छोड़ेगा 7 के 7 सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, 30 जुलाई 2023 को इसरो एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो एक बार फिर इतिहास रचेगा। ये एक कमर्शियल लॉन्च है जिसमें ज्यादातर सैटेलाइट सिंगापुर की हैं। लॉन्चिंग PSLV C56 रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 1 से होगी। लॉन्च का समय सुबह 6:30 बजे तय है। इस लॉन्चिंग में मुख्य सैटेलाइट है DSSAR, जिसे सिंगापुर के DSTA एंड ST इंजीनियरिंग की तरफ से भेजा गया है। यानी सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी एक बार ये सैटेलाइट तैनात हो गया और काम करने लगा तो ये सिंगापुर की सरकार को नक्शे बनाने में मदद करेगा, यानी सैटेलाइट तस्वीरें लेना आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ST इंजीनियरिंग इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कई तरह की तस्वीरें खींचने में भी करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अपने इसरो के साइंटिस्टों को इसके लिए ऑल द बेस्ट यानी बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कारगिल विजय दिवस को लेकर बड़ी खबर, भारतीय सेना के डैगर दल ने 7000 मीटर ऊंचाई पर किया योग, कुन पर्वत पर फहराया तिरंगा। बता दें भारतीय सेना के डैगर डिवीजन के पर्वतारोहियों की एक टीम ने कारगिल विजय दिवस समारोह को समर्पित शुरू की यात्रा के दौरान रिकॉर्ड 7 दिनों में 7077 मीटर ऊंचे माउंट कुन पर तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सेना के डैगर डिवीजन के पर्वतारोहियों की एक टीम ने यह ऐतिहासिक यात्रा 8 जुलाई को शुरू की थी। डैगर डिवीजन के पर्वतारोहियों ने अपनी उपलब्धियों को और उल्लेखनीय बनाते हुए 7077 मीटर की ऊंचाई पर योग करके तंदुरुस्त रहने का संदेश दिया है। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्थान है जहां योग का अभ्यास किया गया। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पाकिस्तान को फिर चीन से हाथ लगी निराशा, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। शी जिनपिंग शहबाज पर नहीं है उनको भरोसा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिकी दबाव के बाद भी चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को जारी रखने वाले और बाइडेन के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले पाकिस्तान को अब इसका इनाम मिलने जा रहा है। चीन के उप प्रधानमंत्री अगले महीने इस्लामाबाद की यात्रा पर आने वाले हैं और CPEC के 10 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा। साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान चाहता था कि CPEC के कार्यक्रम में जिनपिंग आए, लेकिन उसे एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द होने जा रहे आम चुनाव के बाद ही जिनपिंग इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, बात करें अगली खबर की, जहां CM योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे भारतीय जनता पार्टी नेता की गाड़ी में मिले कारतूस, प्रशासन में मच गया हड़कंप। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में जा रहे श्रावस्ती के भाजपा नेता की गाड़ी के डैशबोर्ड में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान .315 बोर के 2 कारतूस बरामद होने के बाद गाड़ी में सवार सभी 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस और LIU के साथ ही IB ने पूछताछ शुरू कर दी है। श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में 13 जून 2023 को सेमरी चक पिहानी निवासी भाजपा नेता माता प्रसाद उर्फ करिया की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस कुल 9 आरोपितों में से 7 को जेल भिजवा चुकी है, लेकिन 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। इन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा नेता के भाई चाचा सहित अन्य लोग सोमवार को स्कॉर्पियो से गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शामिल होने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुबह 5 बजे मंदिर गेट पर चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में 0.315 बोर के 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने स्कॉर्पियो सवार सभी लोगों को तत्काल हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों ऐसे में इनका मंसूबा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस पर कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच का विषय और जांच में जो भी रिपोर्ट निकल कर
सामने आएगी दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग गेस जरूर कर सकते हैं कि आखिर क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता होगा दोस्तों, क्या होगी इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह और इनके डैशबोर्ड में कारतूस का मिलना क्या बड़ा संकेत दे रहा है। जो भी हो दोस्तों कमेंट में लॉन्ग लिव योगी जी कहना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलती खबर की तरफ, जहां इस सर्वे के नतीजे उड़ा देंगे विपक्ष की नींद, एनडीए को 2024 में कितनी सीटें मिलने का अनुमान। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर सर्वे निकल कर सामने आया है। बता दें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ कांग्रेस की विपक्षी गठबंधन एक दशक बाद सत्ता में आना चाहती है, तो वहीं वर्तमान एनडीए की सत्तारूढ़ सरकार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के फिराक में होगी। इसी बीच कुछ दिनों पहले टाइम्स नाउ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर एक सर्वे किया था, जिसके नतीजे विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ाने वाली है। टाइम्स नाउ की ईटीजी सर्वे के मुताबिक 49% लोगों का यानी 49% लोगों का मानना है कि विपक्ष गठबंधन 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, तो वहीं 19% लोगों का कहना है कि एकजुट विपक्ष कुछ हद तक ही बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, जबकि करीब 17% ने माना है कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता भी है, तो वहीं 15% लोगों ने कहा हमें नहीं पता। वहीं सर्वे में सीट कितने किसको मिले हैं तो आपको बता दें एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त मिलता दिखाई दे रहा है। सर्वे में बीजेपी की गठबंधन को 292 से 338 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 106 से 144 सीटें मिलने की बात सामने आई है। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय होगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, कौन होगा विजयी बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। अगली खबर की बात करें, जहां भाजपा ने फिर दिया सपा बसपा को तगड़ा झटका, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। जी हां, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को विपक्षी दलों के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई प्रमुख नेताओं को उनके समर्थकों समेत पार्टी में शामिल कराया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने सोमवार को बताया कि पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद छोड़कर आए पूर्व सांसद राजपाल सैनी समेत काफी सारे नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टॉप पर होती दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या बढ़ाई जाएगी 2000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन, वित्त मंत्रालय ने दिया इस पर जवाब। क्या जवाब दिया आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बैंक में जमा करने और बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब वित्त मंत्रालय ने सोमवार यानी 24 जुलाई को बताया है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब दिया। सवाल था कि क्या बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलने की समय सीमा 30 सितंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है भी या नहीं, जिस पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कि 30 सितंबर तक ही आपको 2000 रुपए के नोट बदलवाने पड़ेंगे। सदन में दोस्तों एक और सवाल किया गया कि क्या सरकार काले धन को खत्म करने के लिए बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने की योजना बना रही है। इस पर भी मंत्री ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं। रिजर्व बैंक ने 19 मई को अचानक से 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप